गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीएससी नर्सिंग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आपको आरयूएचएस एग्जाम में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के नर्सिंग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे पीडियाट्रिक्स के अंदर से। अपन उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, सारी ही सब्जेक्ट या सारे ही टॉपिक्स अपना अपना वेटेज रखते हैं सब जगह अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने छांटे हुए हैं कि शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा वेटेज रखता है यहाँ पे भी, एकेडमिक सेशन में भी और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, जैसे क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे मार्किंग आएगी, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 4 का है, ये 8 का है, ऐसे मार्किंग्स आएंगे आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। आपको पता है वो सब चीजें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 नंबर में डेफिनेशन लिखी हुई है, हल्का सा इंट्रो लिखा हुआ है। ग्रोथ, जैसे ग्रोथ के बारे में आप क्या जानते हैं, ग्रोथ किसे बोलते हैं, जैसे ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ को बोल सकते हैं अपन, और डेवलपमेंट इज टोटली रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर अपन बात कर सकते हैं डेवलपमेंट की। तो इसको आपको डेफिनेशन लिखनी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अलग अलग आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि आपको अपने आपके टीचर ने तो लिखवाए होंगे बहुत सारे प्रिंसिपल, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जैसे 15 पॉइंट अगर टीचर ने लिखवाए हैं, अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पता है कि उसमें से अपन 100 पेपर में से अपन देख सकते हैं मेनली वो कुछ छोटा छोटा करके या फिर कुछ तो शॉर्ट लिस्ट करके एक ऐसा मैटर तैयार करते हैं जो याद भी हो जाए और इफेक्टिव भी लगे लिखने में। तो वहां से आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल लिख सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, सिफेलोपोडल मैनर में होता है, ऐसे करके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबको पता है फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अपन नॉर्मली भी बात करें डे टू डे लाइफ के अंदर तो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे कॉमन मैन की अपन बात करें तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करें। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ही नहीं। और उसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, तो वो सब चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन ऑफ इन्फेंट या फिर नियोनेट, इसके माइलस्टोन लिखने हैं। जैसे माइलस्टोन का मतलब ये कौन कौन सी एज में बच्चा कौन कौन सी चीजें परफॉर्म कर पाता है, उन्हें अपन माइलस्टोन बोलते हैं। या फिर अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर एज की बच्चे में। तो उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से, मतलब ये 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा है कि फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं एग्जाम्स में। इस साल नहीं आए तो अगले साल पक्का आएंगे, जबकि इसके अंदर से 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर अपन बात करें तो। उसके बाद में IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल, ऐसा करके यूनिट है आपके इसमें। तो इसमें ध्यान देना, इसके अंदर बहुत सारी डिजीजेज होती है, डायरिया वगैरह, ऐसे करके इनके मैनेजमेंट, इन पे भी क्वेश्चन आता है। अच्छा 8 नंबर का या 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और देख के कम से कम डायरिया वगैरह इनके मैनेजमेंट आपको देख के जाना है, पढ़ के जाना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है डिजीज, ये मेनली उससे रिलेटेड है कि जैसे ASD BSD अपने साइनोटिक हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, उसके अंदर अबनॉर्मलिटी मतलब बाय बर्थ जो अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है उन्हें अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बाय बर्थ जो हार्ट की अबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि टाइप है साइनोटिक, एसाइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव करके 3 का वो बने हुए हैं क्लासिफिकेशन इनके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर 4 नंबर का आता है तो सिंपली आप हल्का सा इसके बारे में बता के और क्लासिफिकेशन लिख के फिनिश कर सकते हैं 2 पेज में। उसके बाद में TEF ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, इसके बारे में बताना है, बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी है। एस्पिरेट अगर बच्चा कर जाता है सिक्रेशंस को या फिर ओरल फीडिंग को तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आता रहता है। जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ तो मैंने लिख रखा है 4 नंबर के हिसाब से कि सिंपली आपको डेफिनेशन देनी है, इटियोलॉजी देनी है और मैनेजमेंट बताना है। एक इसमें ऐसा आ सकता है हल्की सी डेफिनेशन लिखवाएगा आपसे, फिर आपसे कॉज लिखवाएगा, फिर डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछेगा, तो वो 16 नंबर का क्वेश्चन में भी बन सकता है वहां पे, या फिर 8 नंबर में आ सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी है इसकी, मे बी 8 नंबर का मुझे लगता है कि 8 नंबर का आ सकता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस सबने सुना हुआ है,
मे बी इंटरनल में, हर इंटरनल एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया होगा आपके टीचर्स ने आपको, तो इसको ना इग्नोर नहीं करना, पढ़ के जाना। न्यूमोनिया रेस्पिरेटरी के अंदर से बच्चों के अंदर तो सेकंड मोस्ट कॉज है ये डेथ का, आई थिंक सेकंड मोस्ट कॉज है डेथ का, ये सेकंड ही है। तो इसको भी पढ़ के जाना है, और इसको पढ़ के जाना है 16 नंबर के हिसाब से, ताकि जब आप 8 या 4 नंबर में लिखे ना तो इफेक्टिवली वर्ड्स को मैनेज कर पाएं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएं उसे एग्जामिनर के सामने। उसके बाद में एक्सप्लेन द वेरियस बिहेवियर डिसऑर्डर इन चाइल्ड, ये 4 मार्क्स के हिसाब से आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि टाइप, मैनेजमेंट, कौन कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि टेम्पर टेंट्रम, पाइका और टिक डिसऑर्डर वगैरह बहुत से। जैसे पाइका है, पाइका नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस का बच्चा इंडल्ज करता है, खाता है, तो उनके बारे में अपन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे और शॉर्ट नोट्स की। और शॉर्ट नोट जैसे मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट नोट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर 8 ऑप्शन होंगे, 4+4 या फिर 5+5 हो सकते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 4 करना है। कंपलसरी का आप लोगों को पढ़ लेना है पहले कि कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है। मेनली क्वेश्चन 4 कंपलसरी आता है, ये याद रखना हर एग्जाम के लिए, या फिर ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अपने आप से। उसके बाद में अपन बात करेंगे शॉर्ट करंट ट्रेंड इन द पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के अंदर कौन से करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं जो कि केयर को लेके हैं या फिर एज को लेके हैं, कौन कौन सी एज लिमिट्स हैं जिसके अंदर क्या माना जाएगा बच्चे को, या फिर कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर, उनके अपन को पढ़ के जाना है। वो मे भी आ सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में खुद के क्वेश्चन पूछना वो अपने आप से अलग होता है एलएचएस का, तो वो पूछ लेते हैं कभी कभार करंट ट्रेंड इन पीडियाट्रिक्स। उसके बाद में अंडर 5 क्लिनिक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है एक क्वेश्चन इधर से, ठीक है, तो इसे भी पढ़ के जाना है। मतलब नेग्लिजेंसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए कुछ टॉपिक में, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में, इनमें और कुछ डिसऑर्डर्स के अंदर नेग्लिजेंस वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में वहां जाके ऐसा नहीं लगे कि पढ़ लेना चाहिए था मुझे। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी लेमन लैंग्वेज में भी बहुत सारा लिख सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, कैसे करवानी होती है, क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से। तो आपको सिंपली लिख देना है ब्रेस्ट फीडिंग कब से कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट आपको स्टार्ट करनी चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए, विच इज वेरी न्यूट्रिएंट टू फॉर फीटस। इसके अंदर फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फीडिंग बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसा करके आपको लिख देना है। बहुत से इसमें तो लिखने के लिए बहुत कुछ है अपने आप में ही, इसे तो अगर आप 8 नंबर में भी लिख पाए तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। फोटोथेरेपी अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो फोटोथेरेपी भी आएगा, क्या रेंज होनी चाहिए फोटोथेरेपी की, कौन सी लाइट इसको बोलते हैं अपन, किस चीज़ के लिए ली जाती है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। यूनिसेफ का भी आएगा कंसेप्ट। यूनिसेफ जैसे ओवर 190 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है यूनिसेफ, 1946 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपको कुछ डेट्स लिखने हैं ताकि एक ऐसा इंप्रेशन जाए आपकी कॉपी देखते, जैसे आप डेट लिख दोगे कि स्टेब्लिश इन 1946, आप ऐसे लिख दोगे, फिर इसके हेडक्वार्टर के बारे में लिख दोगे आप लोग, तो नीचे लिख दोगे दिस इज वर्क फॉर ओवर 190 कंट्रीज। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के या फिर कॉपी चेक करने वाले एक्सटर्नल के ऊपर कि इसे इतना कुछ पता है इसके बारे में। और यही कुछ टॉपिक होते हैं। यूनिसेफ के बारे में आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, आप फुल फॉर्म लिख दीजिए इसका, वो भी बहुत सही तरीका होगा। और 2-4-5 स्लाइड में कि क्या करता है, किस काम में काम आता है, वो आपको लिख देंगे इसके बारे में। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर लाइफ के लिए जरूरी है, एक तो आपको पता होनी चाहिए, जनरली भी आपको पता होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए तो पता होनी है। पहला टॉपिक ही ये पीडियाट्रिक के अंदर, जब आप कोचिंग वगैरह जाएंगे, नर्सिंग पास करके पढ़ेंगे, तो इसी के अंदर से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। तो उन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो गए, कंपटीशन में निकल के आते हैं। तो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जैसे बच्चा होता है उसका अपका स्कोर लेना होता है, उसे ड्राई और रैप करना होता है, उसके बाद उसे सेफली ट्रांसफर करना होता है, और जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी होती है। सब चीजें, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग वगैरह, ये सब चीजें असेंशियल न्यूबॉर्न केयर में आती है, जो जरूरी है बहुत ज्यादा। तो ये आप लोग पढ़ के जाएं, कुछ नहीं, सिंपल टॉपिक है, आपको वैसे भी कुछ चीजें पता होंगी उसके अंदर, और कुछ चीजें आपको पढ़ के जानी है बुक के लैंग्वेज में, जो आप लिख पाओ आगे। प्री टर्म में भी क्या होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 2,500 ग्राम से या फिर 2.5 kg से अगर वेट कम है बच्चे का, तो उसे प्री टर्म बेबी बोलते हैं। प्री टर्म बेबी मोस्ट कॉमन कॉज भी है डेथ का, नियोनेटल डेथ का, या फिर बच्चा डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा जिस कारण से मरता है वो प्री टर्म बेबी है। तो इसके कारण लिख सकते हो, जैसे मैटरनल मालन्यूट्रिशन हुआ, या फिर ड्रग अब्यूज हुआ, उसके कारण बच्चे का वजन वगैरह नहीं बढ़ पाया, या फिर प्री टर्म डिलीवरी हो गई, तो वो बहुत सारे कारण हैं इसके। तो
तो आप ये भी लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन कॉज वगैरह लिख सकते हो, मैनेजमेंट लिखना है कि भाई हाइपोथैलेमस से प्रिवेंट करना है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवानी है, केएमसी वगैरह देनी है, कंगारू मदर केयर जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो सब चीजें प्रीटर्म बेबी के अंदर आप लिख सकते हो इसको मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से। फेलियर टू थ्राइव मतलब ग्रोथ नहीं हो पाना बच्चे की, किन किन फैक्टर की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, कौन कौन से फैक्टर एनहेंस करते हैं ग्रोथ को या फिर कौन कौन से फैक्टर कम करते हैं ग्रोथ को, तो उनके बारे में लिख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही करके कुछ शॉर्ट लिस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार आते रहते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इन्हें ढंग से पढ़ के जाएं। थैंक यू।